हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। और मैं उत्कर्ष शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हमारे एक बृहद प्लेटफॉर्म शुक्ला लॉ एकेडमी में। आज का ये जो सत्र है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप एक विशिष्ट ज्ञान जान पाएंगे। जब एक छात्र है वो एडवोकेट बनना चाहता है और बनने के बाद वो चाहता है कि मैं किस कोर्ट में प्रैक्टिस अपनी जो है स्टार्ट करूं, तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम आपको एक विस्तृत जानकारी इस सत्र में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी कि क्या डायरेक्ट जो व्यक्ति है अगर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में जा सकता है, या फिर सीधे तौर पर वो हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस के लिए जा सकता है। तो इसका एक बहुत ही आसान जवाब है कि देखिए, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के बारे में जानना अनिवार्य होगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ चलती हैं, जो उसकी प्रोसीडिंग्स होती है, अगर हम उन्हीं को नहीं जानेंगे तो हम एक हाई कोर्ट में जो है डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में वर्क परफॉर्मेंस, उसकी कार्य प्रणाली क्या रहती है, क्या क्या स्टेप रहता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा कि आप कोई भी विवाद हुआ, उस विवाद को कोर्ट में दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के लिए कोई चालान होता है या फिर एक चार्जशीट होती है जिसके माध्यम से कोर्ट को ये अवगत कराया जाता है कि पूरा मामला क्या है जिस पे वो संज्ञान लेगा। तो उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आते हैं कि जब चालान या फिर चार्जशीट दाखिल करी जाती है तो उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, एक विशिष्ट अधिवक्ता जो है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए कि क्या क्या उसके फैक्ट हैं, वो उसको उस पॉइंट को निकाले और उस पर थोड़ा सा वर्क करे। उसके बाद हम बात करते हैं कि साथ में जब चालान हमारा निकल गया, उस पर हमने कुछ पॉइंट आउट कर ली चीज़ें, तो उससे रिलेटेड जो हमारे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके जो प्रोसीडिंग हो रही है कह सकते हैं उसके लिए एक बेस का काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले अपना जो पॉइंट है उनको निकालना है, साथ में जो हमारी प्रोसीडिंग चल रही हैं उनको आपको जजमेंट को भी उसके लिए उपयुक्त निर्णय यहाँ पर पेश करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो जजमेंट हैं उनके मेजर या माइनर फैक्ट्स आते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप उसकी बृहद नॉलेज को ग्रैप्स कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है कि जब आपने ये फैक्ट निकाल लिए, फिर आप आगे की जो हमारी प्रोसेस आती है, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिरह, जिसमें हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जो विटनेस है, एक एडवोकेट विटनेस से जो है सारी चीज़ें क्रॉस एग्जामिन करता है, पूरी एक गंभीरता से सारे मुद्दों पर प्रकाश यहाँ पर डाला जाता है। उसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, आर्ग्यूमेंट मिल जाते हैं, तो इस पे जो है एक बहुत चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य होती है, जो भी एडवोकेट होते हैं, कि जो जजमेंट दिया गया है वो जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए। उसमें कोई ऐसे पैरामीटर ना छूट गए हों जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उसके मुद्दों को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब ये पूरा एक प्रोसीजर हो जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन कोर्ट का, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि किस तरीके से ये कार्य प्रणाली चलती है। उसके बाद हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो है, जो कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब हैं, जो जज साहब बैठे हुए हैं या जिस भी पीठ में आपका केस चल रहा है, तो वहाँ पर डिसीजन देते हैं और जजमेंट देते हैं या फिर डिक्री देते हैं। यहाँ पर डिक्री की मैं आपको एक बात करूँ तो डिक्री एक तरह की टेम्परेरी जजमेंट होता है जो उस समय के लिए किसी भी ऑनरेबल जज के द्वारा पारित किया जाता है। तो जब हमारा जजमेंट आ जाता है, जजमेंट के बाद फिर यहाँ पर बात आती है कि जो हमारी प्राइमरी स्टेप थी, जो आपके मन में एक सवाल था कि हमें कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें जो है सेशन कोर्ट में जाना चाहिए या फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो एक प्राथमिक चरण जो है हमारा वो कौन सा होता है, हमारा प्राथमिक चरण जो है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होता है। अब यहाँ पर एक मेन मुद्दा ये भी आता है कि जब जो लोअर बेंच होती है, लोअर बेंच में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल के ऐसे प्रावधान जो छूट गए हैं वो अपील में जाते हैं आपके हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट के बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट पूरा प्रोसीजर आपका ये वाला प्रोसीजर जो केस के यहाँ पर डिफरेंट आपने स्टेजेस देखी, वो हाई कोर्ट लेके यहाँ पर नहीं चलेगा। हाई कोर्ट की जो वर्क परफॉर्मेंस है वो डायरेक्ट जो निचली अदालत से जो भी हमारा आदेश है या फिर जो भी डिक्री पारित करी है वो उस
उसको देखता है स्टेप बाय स्टेप, और उसमें अगर कोई भी प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न छूट गया होता है तो फिर वो वहाँ पर उसको क्या करेगा, उसको रिवर्ट कर देगा कि आप इसमें ये भी प्रावधान डालिए। तो आप फिर यहाँ पर क्या करते हो, अपील, तभी इसमें हम जाते हैं। और उसके बाद अगर हम यहीं पर बात करें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होती है कि अगर आपके जो केस है उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रह गया है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट जो है उन दो चीज़ों को देखेगा, और उसके बाद अगर उसको कोई भी उन दो पैरामीटर के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर पॉइंट नहीं मिलेगा तो वो आपका जो केस है उसको क्या करेगा, उसको फिर खारिज कर देगा, और पुनः फिर आपको जो है वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जो हमारा एक हाई कोर्ट का प्रोसीजर है वो बेसिकली फैक्चुअल पॉइंट पर बेस्ड होता है, और जो संवैधानिक तौर पर सारे उपबंधित किए गए हैं वो सारे पैरामीटर आपके केस में होने चाहिए, वही आपके केस को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर कि अगर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अलावा भी एक कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ छोटे छोटे मामले होते हैं, एक अगर हम बात करें तो हर्ट का मामला हो गया, या फिर ग्रीवियस हर्ट हो गई, या किसी ने किसी को धक्का दे दिया, या फिर कुछ ऐसा छोटा कार्य कर दिया, तो वो सारे मामले के जजमेंट जो है हमारे वो किस में जाते हैं, वो हमारे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर था, आप लोगों ने समझा कि किस तरह से जो हमारे न्यू एडवोकेट्स आते हैं वो उनको क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी चाहिए, और कैसे जो है वो एक कह सकते हैं कि अपना जो प्रोफेशन है, जो अपनी एडवोकेसी है, उसको और ज़्यादा निखार सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो हमारा शुक्ला लॉ एकेडमी है, आप इसके चैनल पर जाएं, और यहाँ पर मैंने आईपीसी को बहुत ही बृहत तरीके से समझाया है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप जो है एडवोकेसी के प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं या फिर आप लॉ ऑफिसर हैं, तो आपकी भी एक ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जो है लॉ को समझें और अन्य लोगों को भी समझाएं, तभी जो है हमारा एक सामाजिक और देश का भी इसमें जो आर्थिक सामाजिक दोनों तरह से संपूर्णता से वो विकास की ओर अग्रसर होगा। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे एक न्यू लेक्चर में, तब तक जो है आप बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।